नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का मुद्दा है अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर। एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा की गई है और कक्षा 8 के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। अब ऐसे में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये नया एडिशन क्यों किया गया है और इसके मायने क्या है और इसका क्या प्रभाव हम सब पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है हमेशा की तरह कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, यानी संवाद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की नई किताब ने कहीं ना कहीं एक बार फिर भारत में इतिहास के पढ़ाए जाने तरीके को कहीं ना कहीं जो बहस है उस हवा को छेड़ दिया है। अब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल सम्राटों को पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर एक नए नैरेटिव में प्रस्तुत किया गया है, नए तरीके से उसको पेश किया गया है। दोस्तों, किताब में अकबर को क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब को धार्मिक रूप से कठोर कहकर इतिहास को मूल्यांकन के दायरे में लाया गया है। दोस्तों, ऐसे में यह बदलाव कोई मामूली संपादन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गहरी वैचारिक और शैक्षणिक पुनर्रचना का संकेत देता है। अगर इस नए विमर्श को देखा जाए, इस नए विमर्श के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नई पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 है, जिसका यही दावा है कि छात्रों को तथ्यों के आधार पर तटस्थता से इतिहास पढ़ाया जाएगा, ना कि महिमा मंडन या हीनता बोध के साथ। ये इसके पीछे तर्क दिया गया है, ये तथ्य रखे गए हैं। अब ऐसे में ये किताब एक्सप्लोरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नाम से सामने आई है, यानी जो कवर पेज है वो भी बदल दिया गया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इतिहास को एक सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने का दावा करती है। दोस्तों, इस पुस्तक में यानी इस किताब में ऐतिहासिक घटनाओं को नैतिक दोष के बजाय प्रशासनिक विश्लेषण के जरिए देखने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से सफल होती नहीं दिखती। दोस्तों, क्यों? क्योंकि किताब कहती है कि मुगल शासकों ने अपने शासन को, जी हां, मुगल शासकों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई बार हिंसात्मक रणनीतियां अपनाई। बाबर की तरफ से दुश्मनों की खोपड़ियों की मीनारें बनवाना इसका उदाहरण है। वहीं अकबर जैसे शासक, आप समझ रहे हैं, अकबर जैसे शासक जो अब तक महान के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, उन्हें भी एक जटिल व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है इस नए एडिशन के माध्यम से, जिन्होंने एक तरफ चित्तौड़ में नरसंहार करवाया तो दूसरी तरफ धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को भी अपनाया। इस नए एडिशन के हिसाब से अकबर की जो भूमिका है वो इस तरह से दिखाई गई। दोस्तों, अगर अकबर के शासन की बात करें तो किताब में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी और उसके बाद के जनसंहार का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है, जिसमें करीब 30,000 लोग, जी हाँ, 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि अकबर ने जिजिया कर हटाया, राजपूतों से वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। ये भी अकबर की जो शासनकाल रहा है उसमें हुआ है, और दीन इलाही जैसी समरसतावादी धार्मिक अवधारणाएं पेश की है। इस तरह अकबर को क्रूर लेकिन सहिष्णु कहा गया है, एक ऐसा विरोधाभासी शब्द, जी हाँ, ऐसा शब्द जो भारतीय इतिहास के विमर्श में शायद पहली बार शामिल किया गया। ये शब्द न सिर्फ इतिहासकारों के लिए चुनौती है, बल्कि शिक्षकों और छात्रों के लिए भी सोचने का विषय बन गया है। क्यों? ये सवाल अहम हो जाता है। औरंगजेब पर आते हैं। औरंगजेब के बारे में किताब क्या कहती है? वो धार्मिक रूप से कठोर थे। मंदिरों का विध्वंस, जिजिया कर की बहाली, संगीत पर पाबंदी जैसे उदाहरणों के जरिए ये जो चित्र है वो खींचा गया है कि उन्होंने इस्लामिक रूढ़ियों को सत्ता के केंद्र में रखा इस नए एडिशन के माध्यम से। लेकिन इसी के साथ किताब में एक महत्वपूर्ण फुटनोट भी दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है या ये जिक्र किया गया है कि आज की नैतिकता को इतिहास पर ना थोपे, यानी ये स्वीकार किया गया है कि औरंगजेब जैसे शासकों के कार्यों को पूरी तरह से आज के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं, जी हाँ, आज के नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं आंका जा सकता है। पर सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये सावधानी इतिहास के उन पहलुओं को समझाने में सक्षम है जिनके राजनीतिक मायने आज के भारत में बेहद तीखे हो चले हैं या तीखे कर दिए गए। सवाल है इन लोगों से जिन्होंने नए एडिशन किया है। नई किताब का एक बड़ा पहलू ये भी है कहीं ना कहीं दोस्तों कि इसमें सिर्फ शासकों को ही नहीं बल्कि प्रतिरोध को भी महत्व दिया गया है।
इसमें छत्रपति शिवाजी, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, जाटों, भीलों, गोंडों और सिखों के संबंधों को जगह दी गई है। देखिए प्रतिरोध को किस तरह से जस्टिफाई किया गया। ये एक सकारात्मक पहलू है क्योंकि लंबे समय तक इन स्थानीय और क्षेत्रीय नायकों को या तो नजरअंदाज किया गया या फिर बहुत ही सीमित संदर्भों में प्रस्तुत किया गया। अब इन्हें स्वदेशी प्रतिरोध के रूप में दर्शाया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इन प्रतिरोधों को एक खास विचारधारा के तहत, जी हाँ, एक खास सोच के तहत स्थापित किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों ये डर पैदा होता है कि कहीं ये इतिहास का पुनर्लेखन ना होकर पुनर्रचना ना बन जाए। वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आसिम बकार साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा है और कहा कि मोदी सरकार बदलेगी भारत का इतिहास, कि किताबों में अब अकबर को महान नहीं बल्कि क्रूर लिखा जाएगा, क्रूर शासक। ये सवाल वकार साहब की तरफ से खड़ा किया गया है। सवाल है कि क्या अब इतिहास की किताबों में अकबर के कारिंदों और सेनापतियों को भी गद्दार लिखा जाएगा? क्या ये पढ़ाया जाएगा छात्रों को? ये इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। सवाल तो ये भी है दोस्तों कि क्या अब महाराणा प्रताप को महान और सिर्फ सिसोदिया राजपूतों को द ग्रेट सिसोदिया भी लिखा जाएगा? क्योंकि 2014 के बाद से दोस्तों हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं उन मुस्लिम शासकों को हिंदुओं का दुश्मन बताया जा रहा है जिन्होंने सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले अंग्रेजों को भारत से भगाने का ऐलान किया, जिन बादशाहों ने द्रावणकोर के राजा से लड़कर, जी हाँ, हिंदू महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलवाया, जिन बादशाहों ने हिंदुओं के मंदिर बनवाने के लिए जमीनें दी, जिन बादशाहों ने जिंदगी हर की अपनी कमाई जो है वो जिंदगी भर की कमाई और संपत्ति इसी देश के नाम कर दी। उसी देश में सत्ता के लोग इतिहास का भगवाकरण करने निकले हैं। कौन है, किसने ये अधिकार दिया है कि आप इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करें और आने वाली पीढ़ी को बरगलाएं? इतिहासकारों में भी कहीं ना कहीं इस बात बदलाव को लेकर मतभेद है दोस्तों। एक पक्ष का ये कहना है कि ये संतुलन लाने की कोशिश है। लंबे समय तक मुगलों को कहीं ना कहीं मुगलों की जो उपलब्धियों को एक तरफा महिमा मंडन मिला है, ये एक पक्ष का मानना है। अब उनके क्रूर पक्षों को सामने लाया जा रहा है। वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरा पक्ष ये कहता है दोस्तों कि ये बदलाव वैचारिक रूप से प्रेरित है, एक विचारधारा के तहत हो रहा है, जहां मुस्लिम शासकों की छवि को विरोधी, बाहरी और क्रूर बताया जा रहा है, जबकि हिंदू प्रतिरोधकों को वीर, रक्षक और संस्कृति के संरक्षक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, या ये कहे कि पेश किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये जो परिभाषाएं हैं न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है बल्कि वर्तमान भारत के सामाजिक ताने बाने को भी कहीं ना कहीं खतरनाक ढंग से प्रभावित कर सकती है। ये बहुत ही विचारणीय मुद्दा है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बहस का सबसे चिंताजनक पक्ष पता है क्या दोस्तों? वो ये कि अब इतिहास को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है। किताब में जिस तरह से शब्दों का चयन किया गया, आप समझिए, क्रूर, धार्मिक रूप से कठोर, प्रतिरोध, बर्बरता, वो सभी ऐसे शब्द हैं जो छात्रों के मन में एक स्पष्ट धारणा बना सकते हैं। अगर ये धारणा वैचारिक रूप से पूर्व निर्धारित हो तो वो छात्र के सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता को पूरी तरह से प्रभावित करेगी दोस्तों। इसलिए इस पर बात करना, सवाल उठाना लाजमी है। इतिहास का उद्देश्य केवल तथ्य प्रस्तुत करना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि समाज को यह भी सिखाना होता है कि कैसे हम अतीत की गलतियों से भविष्य के लिए सीख ले सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इतिहास ही पक्षपातपूर्ण होगा तो शिक्षा की सबसे बुनियादी जरूरत पर ही सवाल खड़ा हो जाना है, और ये लाजमी भी है, वाजिब भी। तो ऐसे में चिंता ये है, या ये कहें कि विडंबना तो ये है कि NCERT की ये किताब एक तरफ ये कहती है कि इतिहास को नैतिक दृष्टि से ना देखा जाए, लेकिन वही किताब अपने पूरे नैरेटिव में, जी हाँ, अपने पूरे नैरेटिव में धार्मिकता, बर्बरता और वीरता जैसे भावनात्मक शब्दों का खुलकर इस्तेमाल करती है। और ऐसे में क्या ये कहना गलत है कि ये विरोधाभास छात्रों को भ्रमित करेगा या उन्हें एक खास दिशा में मोड़ेगा? ये समय बताएगा दोस्तों। लेकिन इतना ये तय है कि भारत में इतिहास अब एक निष्पक्ष शैक्षणिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये विचारधारात्मक टकराव का मुख्य केंद्र बन चुका है, जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। तो अब गेंद आपके पाले में है, क्योंकि हम सब मिलकर ये तय करेंगे या हमें ऐसा इतिहास पढ़ना है वो जो हर सत्ता परिवर्तन के साथ बदलता है, या वो जो तथ्यों और तर्क और विवेक के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण दे।
एनसीईआरटी की नई किताब ने एक नई बहस छेड़ दी है। ये बहस जरूरी है, लेकिन इसमें भाग लेना, उस पर सवाल उठना उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आज की पीढ़ी को इतिहास का एक तरफा रूप परोसा गया ना, तो कल की पीढ़ी अपने ही देश के अतीत को नफरत, पूर्वग्रह और झूठ के लेंस से कहीं ना कहीं देखेगी, और यही सबसे बड़ा ऐतिहासिक अन्याय होगा दोस्तों। तो अब आप तय कीजिए कि यहां न्याय होना चाहिए या अन्याय, वो भी आने वाली पीढ़ी के साथ। इसी के साथ, इस सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति और असहमति जरूर हमारे साथ कमेंट करके साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।